बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास रहम केमिस्ट्री बाब नंबर 5। आज के लेक्चर में हम इस बाब की आखिरी 2 ख़ुद तशख़ीसी सरगर्मियों का जायज़ा लेंगे, उनको हल करने की कोशिश करेंगे। 5.4, 5.5। तो इसके लिए आए चलते हैं क्लास बोर्ड की जानिब। चौथी सरगर्मी है। पहला सवाल है, टम्परेचर में इजाफे से इवेपोरेशन में इजाफा क्यों होता है। अगर हम टम्परेचर बढ़ाएं तो टम्परेचर के बढ़ाने से इवेपोरेशन की रफ्तार ये तेज़ क्यों हो जाती है। असल में टम्परेचर के बढ़ाने से मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो एक वक्त ऐसा आता है कि उन मालिक्यूल्स के दरमियान जो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ना, वो एनर्जी उन फोर्सेस के ऊपर गालिब आ जाती है, वो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ देती है, जिसकी वजह से मालिक्यूल एक दूसरे से अलहदा होकर माया की सतह को छोड़कर भाप के अंदर तब्दील होना शुरू हो जाते हैं और ये अमल इवेपोरेशन कहलाता है। अब जितने ज़्यादा मालिक्यूल सतह को छोड़ते जाएंगे, गैस के अंदर तब्दील होते चले जाएंगे, हम कहेंगे इवेपोरेशन का अमल उतना ही तेज़ी के साथ हो रहा है। और ये कब होगा? जब आप टेम्परेचर क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो हम लिखेंगे कि टेम्परेचर में इजाफे से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर गालिब आ जाती है और नतीजतन मॉलिक्यूल्स माया की सतह को छोड़कर इवेपोरेट करना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से टेम्परेचर में इजाफा इवेपोरेशन के रफ्तार में इजाफे का बाइस बनता है। दूसरा सवाल है, कंडेंसेशन से क्या मुराद है। कंडेंसेशन कंडेंसेशन असल में इवेपोरेशन का बिल्कुल मुतज़ाद प्रोसेस है, मुतज़ाद अमल है। इवेपोरेशन में तो माया बुखारात में तब्दील होता है, या हम कह सकते हैं वेपर में तब्दील होता है, लेकिन कंडेंसेशन वो अमल है जिसमें वेपर माया में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। तो ये अमल कंडेंसेशन कहलाता है। तो मैं लिखूँगा कि ये इवेपोरेशन का मुतज़ाद अमल है। क्या ये वो अमल है जिसमें वेपर्स आपस में मिलकर माया हालत में तब्दील होना शुरू होते हैं। तो वो अमल जिसमें वेपर माया में तब्दील हो रहे होंगे, उस अमल को हम क्या नाम देते हैं? कंडेंसेशन का नाम देते हैं। तीसरा सवाल है कि ज़्यादा टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ज़्यादा क्यों होता है। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा क्यों होगा, इसकी क्या बुनियादी वजह है। हम जानते हैं वेपर प्रेशर ऐसा प्रेशर है जो माया के मालिक्यूल बुखारात में तब्दील होने के बाद माया की सतह के ऊपर ही लगाते हैं, वो वेपर प्रेशर कहलाता है। इसका मतलब जितनी तेज़ी के साथ माया के मालिक्यूल बनेंगे, उतनी ही तेज़ी के साथ वो माया की सतह के ऊपर प्रेशर लगा रहे होंगे, तो मैं कहूँगा वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा है।
तो टेम्परेचर में इजाफा इवेपोरेशन में इजाफे का बाइस है और इवेपोरेशन में इजाफा ज़्यादा मालिक्यूल्स के वेपर में तब्दील होने का बाइस है। तो ज़्यादा मालिक्यूल जब एक ही वक्त में माया की सतह के ऊपर प्रेशर लगा रहे होंगे तो हम कहेंगे वेपर प्रेशर भी बढ़ गया। तो असल में टेम्परेचर के ज़्यादा करने से ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने से टेम्परेचर में इजाफे से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और वो तेज़ी से वेपर में तब्दील होते हैं। जितनी तेज़ी के साथ वेपर बनेंगे उतनी ही ज़्यादा मिकदार में वो वेपर माया की सतह के ऊपर प्रेशर लगाना शुरू कर देंगे, जिस प्रेशर को वेपर प्रेशर का नाम दिया जाता है। तो लिहाजा हम कहेंगे कि जितनी तेज़ी के साथ वेपर बन रहे हैं, लिहाजा माया की सतह पर लगने वाला प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर में इजाफा वेपर प्रेशर में इजाफे का बाइस बनता है। चौथा सवाल है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज़्यादा क्यों होता है? पानी का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज़्यादा क्यों है? बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर, या मैं इवेपोरेशन की बात करूं, जिसका वेपर प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट दोनों में इन्वर्स ताल्लुक है। वेपर प्रेशर ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट कम, वेपर प्रेशर कम बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। और वेपर प्रेशर का दारोमदार इवेपोरेशन के ऊपर है और इवेपोरेशन का दारोमदार इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस की ताकत के ऊपर है। तो जितनी इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस मजबूत होंगी, वेपर इवेपोरेशन कम, वेपर प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट वो कहता है ज़्यादा क्यों है? उसकी यही वजह है कि पानी के मालिक्यूल के दरमियान जो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस हैं ये ज़्यादा मजबूत होती हैं, लिहाजा इवेपोरेशन कम हो गई, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर कम हो गया, लिहाजा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। हम लिखेंगे कि पानी के मॉलिक्यूल्स में इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस अल्कोहल की निस्बत ज़्यादा ताकतवर होती हैं, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। आगे पांचवा सवाल है, डायनामिक इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है? डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम वो हालत है जब इवेपोरेशन की रफ्तार और कंडेंसेशन की रफ्तार दोनों आपस में बराबर लेकिन मुखालिफ सिमत में शुरू हो जाती है, तो उस हालत को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। तो वो हालत, तो हम लिखेंगे कि वो हालत जब इवेपोरेशन की रफ्तार और कंडेंसेशन की रफ्तार बराबर मगर इनकी सिमत मुखालिफ होती है, तो वो वाली हालत डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाती है। मतलब आप एक माया को गर्म कर रहे हैं तो जितने वेपर बन रहे हैं उतने ही वापस वेपर माया के अंदर तब्दील हो रहे हैं,
तो वेपर बनने का और उनके कंडेंस होने की रफ्तार आपस में बराबर हो जाती है, उस हालत को हम क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत कहते हैं। आगे छठा सवाल है कि गैसेस की निस्बत माया में डिफ्यूजन का अमल सुस्त क्यों होता है? गैसेस की निस्बत माया के अंदर डिफ्यूजन सुस्ती के साथ क्यों होती है? क्योंकि माया के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं और फासला कम होता है, इसलिए ये एक दूसरे में तेज़ी के साथ डिफ्यूज़ नहीं करते। तो माया के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब भी होते हैं, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी मौजूद होती हैं, लिहाजा एक माया के मॉलिक्यूल दूसरे माया के मॉलिक्यूल में फिर इन वजूहात की बिना पर तेज़ी के साथ मिक्स नहीं हो सकते, इसलिए इनकी डिफ्यूजन की रफ्तार कम होती है, ज़्यादा तेज़ नहीं होती। सातवां सवाल है कि टेम्परेचर में इजाफे से डिफ्यूजन में इजाफा क्यों होता है? टेम्परेचर के बढ़ने से मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाएगी तो उनके दरमियान फासला बढ़ गया, और फासला बढ़ने से मॉलिक्यूल एक दूसरे में तेज़ी के साथ डिफ्यूज़ कर सकते हैं, लिहाजा डिफ्यूजन की रफ्तार भी बढ़ गई। तो टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इनका यानी कि मॉलिक्यूल्स का दरमियानी फासला भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये तेज़ी से एक दूसरे में डिफ्यूज़ कर सकते हैं, और जब तेज़ी के साथ डिफ्यूज़ कर सकते होंगे तो मैं कहूँगा डिफ्यूजन की रफ्तार भी बढ़ जाएगी टेम्परेचर के बढ़ने से। आठवां सवाल है कि माया मोबाइल क्यों होते हैं? मोबाइल कहते हैं हरकत करने वाले, तो माया के मॉलिक्यूल भी हरकत करते रहते हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि माया के मॉलिक्यूल्स में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती, और ना ही इन मॉलिक्यूल्स की पोजीशन मुतय्यन होती है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? हरकत करते रहते हैं, और हम कहते हैं कि माया के मॉलिक्यूल जो हैं वो मोबाइल होते हैं। आखिरी सरगर्मी है। पहला सवाल है, सल्फ़र रूम टेम्परेचर पर किस हालत में पाया जाता है? तो 5.5 को हल करते हैं। पहला जुज़ है कि सल्फ़र रूम टेम्परेचर के ऊपर कौन सी हालत में पाया जाता है, तो ये सल्फ़र की दो एलोट्रोपिक हालतें होती हैं, एलोट्रोपिक अशकाल होती हैं। रूम टेम्परेचर पर सल्फ़र रोम्बिक हालत में पाया जाता है। दूसरा सवाल है, रूम टेम्परेचर पर सफ़ेद टिन क्यों दस्तयाब होता है?
रूम टेम्परेचर पर सफ़ेद टिन क्यों दस्तयाब है? क्योंकि रूम टेम्परेचर पर सफ़ेद टिन मुस्तहकम यानी स्टेबल होता है, इस वजह से ये रूम टेम्परेचर के ऊपर दस्तयाब है, पाया जाता है, स्टेबल होने की वजह से, मुस्तहकम होने की वजह से। तीसरा सवाल है, ठोस का मेल्टिंग पॉइंट इसका शनाख्ती वस्फ क्यों तस्वर किया जाता है? हम किसी ठोस को पहचानने के लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि ठोस का मेल्टिंग पॉइंट मुतय्यन होता है, मतलब फिक्स होता है, एक ख़ास वैल्यू होगी जो कि तब्दील नहीं होगी। तो चूंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट मुतय्यन होता है, इसलिए जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसलिए ये ठोस का शनाख्ती वस्फ तस्वर किया जाता है मुतय्यन होने की वजह से, एक फिक्स वैल्यू होने की वजह से। चौथा सवाल है, क्यों एमॉर्फस ठोस ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट नहीं रखते जबकि क्रिस्टलाइन ठोस रखते हैं? बड़ा आसान सा जवाब है इसका कि चूँकि एमॉर्फस ठोस में मॉलिक्यूल्स की तरतीब बाकायदा नहीं होती, जबकि क्रिस्टलाइन ठोस में मॉलिक्यूल की तरतीब बाकायदा होती है, इसलिए क्रिस्टलाइन ठोस के जो मेल्टिंग पॉइंट हैं ये ज़्यादा होते हैं, अमॉर्फस के मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। पांचवा सवाल है, एल्युमिनियम या सोने में से कौन सी मेटल हल्की है? एल्युमिनियम या सोने में से किसी भी मेटल के हल्के या भारी होने का सबूत हमें उसकी डेंसिटी से मिलता है। तो अगर मैं डेंसिटी के लिहाज से दोनों का मुवाजना करूं तो मैं लिखूंगा कि एल्युमिनियम सोने से हल्की मेटल है। क्यों हल्की है? क्योंकि एल्युमिनियम की जो डेंसिटी है वो 2.7 ग्राम फी क्यूबिक सेंटीमीटर है, जबकि सोने की जो डेंसिटी है वो 9.3 ग्राम फी क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो भारी, जिसकी डेंसिटी कम वो हल्की। छठा सवाल है, सल्फर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सल्फर का जो मॉलिक्यूल है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला S8, ये सल्फर का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। उसके बाद 7वें नंबर पर है, सल्फर की कौन सी एलोट्रोपिक शक्ल रूम टेम्परेचर पर पाई जाती है? सल्फर की कौन सी एलोट्रोपिक शक्ल रूम टेम्परेचर पर पाई जाती है? तो रूम टेम्परेचर पर यानी 25 डिग्री सेल्सियस, तो रूम टेम्परेचर पर सल्फर रोम्बिक शक्ल में पाया जाता है, क्योंकि रोम्बिक शक्ल मुस्तहकम हालत में होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर। 8वां सवाल है, एलोट्रोपी का मुजाहरा एलिमेंट करते हैं, कंपाउंड करते हैं या दोनों करते हैं? तो एलोट्रोपी का मुजाहरा कौन सी अशिया करती हैं? तो एलोट्रोपी सिर्फ
एलिमेंट की खसूसियत है। कंपाउंड ये अमल जाहिर नहीं करते। तो एलोट्रोपी सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट के साथ ही मुख्तस है, कंपाउंड ये अमल जाहिर नहीं करते। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज आपने आखिरी दो ख़ुद तशख़ीसी सरगर्मियों को हल करना सीखा है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपने बखूबी समझा होगा, इसको अच्छी तरह से याद करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।